अपने गांव में शादी के लिए गए दयाशंकर जी और अनुपमा जी शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जब शादी हो गई तो वह अपने घर को बस द्वारा आ रहे थे, तब बस की ट्रक के द्वारा टक्कर हो गई, जिससे वह दोनों घायल हो गए। वहाँ के आसपास के लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। कुछ समय तक तो दोनों बेहोश रहे। फिर दयाशंकर जी को होश आया और उन्होंने अपने बेटे समान नौकर वीरू को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। तो जल्दी जनता हॉस्पिटल आ जाओ, मेरा और अनुपमा का एक्सीडेंट हो गया है। अनुपमा बेहोश है और मुझे भी बहुत चोट लगी है। हम जनता हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम जल्दी से वहीं पहुंच जाना। दयाशंकर जी फ़ोन करके अपने नौकर वीरू को यह बात कहते हैं और फ़ोन को रख देते हैं। वीरू एक पल की देरी किए बिना जनता हॉस्पिटल की तरफ भागता है और दयाशंकर जी और अनुपमा जी तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है अनुपमा जी बेहोश हैं और दयाशंकर जी के हाथ पैर दोनों में काफ़ी चोटें हैं। कुछ भले लोग अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें अस्पताल में एडमिट करने आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वे लोग चले जाते हैं। वीरू दया शंकर जी से पूछता है कि यह सब कैसे हो गया, तो दया शंकर जी कहते हैं कि जब हम शादी से लौट रहे थे तब एक गाड़ी तेजी से आई और गाड़ी वाला हमारी गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गया और हम दोनों की यह हालत हो गई। वह तो भला हो उन लोगों का जो हमें यहाँ तक ले आए। मेरी अनुपमा का क्या हाल है? दयाशंकर जी वीरू से पूछते हैं। वीरू कहता है कि मालकिन अभी होश में नहीं आई हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है, एक्सरे होने के बाद ही पता चलेगा। वीरू डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से दया शंकर जी और अनुपमा जी के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि हमने दोनों का एक्सरे कर लिया है। अनुपमा जी डर और दर्द के कारण बेहोश हो गई हैं, जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। अनुपमा जी के टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है, उनके पैर में रॉड डालनी पड़ेगी और दयाशंकर जी के भी एक हाथ और पांव की हड्डी में फ्रैक्चर है, उनके एक हाथ और एक पैर में प्लास्टर चढ़ेगा। वीरू यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और दयाशंकर जी के पास आता है और उनको डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बता देता है और दयाशंकर जी परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब कैसे होगा, बच्चे तो दोनों बाहर हैं, हम दोनों बिस्तर पर पड़ जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। दयाशंकर जी अपने बेटे अभिषेक को फ़ोन करते हैं, जो कि लंदन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, और इस अपने एक्सीडेंट की खबर देते हैं। अभिषेक कहता है कि पापा जी अभी छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है और दोनों बच्चे भाग भी ले रहे हैं। उससे फ्री होकर मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आने की कोशिश करूँगा। यह कहकर अभिषेक फ़ोन रख देता है। दयाशंकर जी फिर अपने छोटे बेटे रजत को फ़ोन करते हैं, जो कि विदेश में खुद का बिजनेस करता है। रजत कहता है कि पिताजी अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और बच्चे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी मेरा मुश्किल है, कुछ समय निकाल कर मैं आने की कोशिश करूँगा। यह कहकर छोटा बेटा भी फ़ोन रख देता है। दयाशंकर जी बहुत घबरा रहे थे। संकट की घड़ी हो पर कोई अपना पास न हो तो हर कोई घबरा जाता है। दयाशंकर जी हॉस्पिटल में जिस बेड पर लेटे हुए अपनी गहरी सोच में थे और वहीं पास में स्टूल पर बैठा हुआ वीरू दयाशंकर जी को बहुत गौर से देख रहा। वह दयाशंकर जी से कहता है कि क्या बात है पापा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं?
तो दयाशंकर जी कहते हैं कि दोनों बेटों ने अभी आने से मना कर दिया। तुम्हारी माँ और मैं दोनों ही बिस्तर पर हैं, अब कैसे होगा। तो वीरू कहता है कि आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं और सविता है ना आप दोनों के पास, हम दोनों सब संभाल लेंगे, आप बस आराम करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। दयाशंकर जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है, पर अस्पताल में अपने बेड पर लेटे हुए छत को निहारने लगते हैं और अपने अतीत में खो जाते हैं। दयाशंकर जी और अनुपमा जी के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि दयाशंकर जी गरीब किसान परिवार से थे और अनुपमा जी सरपंच की बेटी थी। 10 साल तक दोनों ने एक दूसरे के लिए इंतजार किया, फिर दोनों के परिवार वाले मान गए। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी के कुछ महीने बाद ही दयाशंकर जी की माता का देहांत हो गया। फिर कुछ महीने बाद पिताजी का भी हो गया। दयाशंकर जी के पिताजी के पास बस 5 बीघा जमीन थी और छोटा सा एक घर था। जमीन पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और दयाशंकर जी के बाद अपने पिता के साथ खेती में लग गए थे। उनके पिता के देहांत के बाद वह खेती करते और अनुपमा जी सब्जियां खेत से तोड़ती और दयाशंकर जी शहर में बिकने के लिए भेज देते थे। अनुपमा जी ने इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद शादी के बाद अपने पति का बहुत साथ दिया, कभी कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाई। दयाशंकर जी जब उन्हें इस हालत में देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि तुम यह सब नहीं झेल पाओगी, तुम चली जाओ अपने घर। लेकिन अनुपमा जी कहती थी कि जब मैं आपका हाथ पकड़ लिया है तो अब सारी उम्र साथ निभाऊंगी, अब मैं मर कर ही इस घर से जाऊंगी। जब उनके माता पिता कभी आते तो उन्हें देखकर बहुत दुखी होते थे और अपने साथ ले जाने को बोलते थे, तो अपने माता पिता से भी यही कहती थी कि मैं दयाशंकर जी की हैसियत देखकर नहीं, उनका दिल देखकर शादी की हूँ। हो सकता है आप किसी धनवान के हाथ में मेरा हाथ दे देते और उसे मेरे विचार ना मिलते तो तब भी आपको दुख होता। और मेहनत में कैसे शर्म, मेहनत ही तो करते हैं, चोरियां डाका तो नहीं डालते ना। अपनी बेटी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि हमारी बच्ची बहुत समझदार हो गई है, बेटा तू सुखी रहो। हाँ बस यही कामना करते हैं और फिर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। दयाशंकर जी और अनुपमा जी दोनों ही बहुत खुददार व्यक्ति थे। दयाशंकर जी ने कभी भी अपने ससुराल से पैसे लेने की इच्छा नहीं की। उनके सास ससुर कभी उनकी सहायता करने की कोशिश करते तो भी वह मना कर देते। पैसों की कमी थी उनके जीवन में, लेकिन प्रेम की कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह दोनों कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। दयाशंकर जी और अनुपमा जी के यहाँ 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा अभिषेक और छोटा बेटा रजत। अनुपमा जी सिलाई का काम भी करती और बच्चों को भी संभालती। दयाशंकर जी खेती करके घर आते तो उनके साथ साथ हाथ बटाते और बच्चों को भी संभालते। जब दोनों अपने दोनों बेटों के साथ खेत में जाते तो बहुत से सवाल करते थे। उनको जवाब देते देते दोनों कभी भी थकते नहीं थे। धीरे धीरे उनके प्यार और लगन मेहनत से उनकी खेती में भी वृद्धि होने लगी। आज सिलाई का काम भी जोरों शोरों से चलने लगा। देखते ही देखते दोनों सफल होते गए और एक बड़ा घर और 100 बीघा जमीन हो चुकी थी। दोनों बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाई, बड़े स्कूल में से पढ़ने के लिए भेजा। बड़ा बेटा अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर था और छोटा बेटा विदेश में खुद का बहुत बड़ा बिजनेस करता था।
जब बच्चे थे तो दोनों बेटे अपने माता पिता के लिए झगड़ते थे कि माँ और पापा जी मेरे हैं, लेकिन बड़े होते गए, व्यस्त होते गए और अपने माता पिता में रुचि कम होती गई और शादी के बाद तो माता पिता का नाम तक लेना भूल गए और दोनों ही विदेश में जाकर बस गए। उनको यहाँ का जीवन बोरिंग लगता था। उनकी पत्नियाँ अत्यधिक आधुनिक विचार की थी। यहाँ के रहन सहन में उनका दम घुटता था, तो अपने पति को लेकर विदेश में जाकर बस गईं। कभी कभार बेटों का फ़ोन आ जाता था, अब तो सालों से वह भी आना बंद हो गया। जब वीरू छोटा था तो एक दिन दया शंकर जी के साथ अभिषेक और रजत को देखकर रोने लगा, तो दया शंकर जी ने उसे अपने गोद में उठा लिया। जब वह केवल 4 साल का था तभी उसके मम्मी पापा मर गए थे। एक फैक्ट्री में मजदूर थे तो एक हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई थी। दया शंकर जी के पड़ोस में अपनी दादी के साथ रहता था। अब उसकी दादी भी मर चुकी थी, वह अकेला रहता था। दया शंकर जी ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसे बहुत लाड़ प्यार से रखा था। उनके बेटे तो साथ छोड़कर जा चुके थे, लेकिन वीरू एक पल को भी उनसे दूर नहीं जाता है। दया शंकर जी और अनुपमा जी भी वीरू को बहुत प्रेम करते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। जब वह छोटा सा था तभी से दया शंकर जी और अनुपमा जी उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। अब वह 28 साल का हो गया है। उन दोनों का प्यार उनके लिए और वीरू का प्यार उन दोनों के लिए और अधिक गहरा हो गया है। वीरू दया शंकर जी को अपना आदर्श मानता है और दया शंकर जी और अनुपमा जी की खूब सेवा करता है। वीरू रहता तो पड़ोस में ही है, लेकिन अपने घर कभी कभार ही जाता है। हर पल दया शंकर जी की घर पर ही रहता है और दया शंकर जी के घर का सारा काम वीरू ही करता है। वीरू रोज शाम को उन दोनों को पार्क में लेकर जाता है। दोनों बुजुर्ग कभी अपने बेटों की तस्वीर देखकर रोते तो वीरू उन्हें हौसला देता रहता है। वीरू के साथ पूरा दिन उनका ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाता है। एक दिन तीनों पार्क में गए। वहाँ एक सुंदर लड़की आई तो वे दोनों वीरू को चिढ़ाने लगे। वीरू भी कम सुंदर नहीं था। दोनों कहने लगे कि देखो वीरू, वह लड़की तुझे देख रही है। वीरू ने देखा तो वह तो सच में वीरू को ही देख रही थी। वीरू ने देखा तो नजरें मिली। दोनों कहने लगे, अरे उसकी तरफ देखा तो बस अब शादी कर ले, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। वीरू कहने लगा, हाँ शादी तो हलवा है ना, जो देखा और शादी कर लो। मैं नहीं करता शादी वादी। वह आएगी और मुझे आपसे अलग कर देगी और उसने ऐसा किया तो फिर मैं उसे मारूंगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों? अनुपमा जी बोली, लड़का पागल हो चुका है, इसका इलाज करना पड़ेगा। दया शंकर जी बोले कि हाँ, जाकर उस लड़की से उसके लिए हाथ मांग लो। वीरू घबरा कर बोला, नहीं नहीं। दया शंकर जी और अनुपमा जी वीरू के भाव देखकर लोटपोट हो गए। फिर खुद ही हंसने लगे। फिर अपने घर को चल दिए और घर आकर भी उसे छेड़ने लगे। अगले दिन पार्क में गए तो वह लड़की फिर से मिल गई। दोनों ने फिर हंसना शुरू कर दिया। वह लड़की पास आई तो वीरू और अधिक घबरा गया। वह लड़की बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अनुपमा जी बोली, इसका नाम वीरू है, यह हमारा बच्चा है। वह बोली, माँ जी मेरा नाम सविता है और मैं काफ़ी दिनों से यह देख रही हूँ कि वीरू आपके साथ यहाँ आता है, पर आपकी सेवा खूब करता है। यह आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। जहाँ आज बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है, वह आज के टाइम में हर दिन आपको यहाँ लाता है। यह बात मुझे बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरे ताऊ ताई मेरे दादा दादी को बहुत परेशान करते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था।
उनके परेशान करने से मेरे दादा दादी मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, तो मैं सभी बुजुर्गों में अपने दादा दादी को ढूंढती हूँ। और आप दोनों को आश्चर्य तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं साफ बोल देती हूँ कि मुझे वीरू से शादी करनी है। आप लोग सोच विचार कर कल ही मेरे सवाल का जवाब दे देना। यह कहकर लड़की चली जाती है। तीनों की आंखें खुली और मुंह खुला रह जाता है। तीनों घर आ जाते हैं और अनुपमा जी और दयाशंकर जी ठहाका मार मार कर हंसते हैं। वीरू बेचारा चिढ़ जाता है। दयाशंकर जी कहते हैं कि रिश्ता बुरा नहीं है, सामने से चलकर आ रहा है, दबोच लेना चाहिए। अनुपमा जी कहती हैं कि मुझे तो वह लड़की और उसकी बातें बहुत पसंद आई, मैं तो उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। वीरू कहता है कि आप लोगों ने देखा नहीं, इतनी भी शर्म नहीं, उसने बोला है और वही आपके मन को भा गई। दयाशंकर जी और अनुपमा जी कहते हैं कि हम तो उसे ही बहू बनाएंगे। भाई दोनों वीरू को मना लेते हैं और अगले दिन इंतजार करके सो जाते हैं। अगले दिन पार्क में जाते हैं तो वह लड़की बड़ी उत्साहित होकर उनका इंतजार कर रही थी। वह लोग उनके घर वालों को पूछते हैं तो वह कह देती है कि मेरे घर वाले मैं खुद ही हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। और वहीं उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। सविता शादी के बाद कुछ दिन वीरू के घर रहती है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगता है। अनुपमा जी और दयाशंकर जी उसे अपने घर ले आते हैं। सविता एक पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। वह बिल्कुल वीरू की ही तरह थी। वह रोज पार्क में दयाशंकर जी और अनुपमा जी को देखा करती थी तो उसे उनमें अपने दादा दादी नजर आते थे। जब वह दयाशंकर जी के घर में आई तो घर में चार चांद लग गए थे। वीरू और सविता उन दोनों को खूब हंसाते थे। दोनों फिल्म एक्टर की एक्टिंग करते उन्हें हंसाते हंसाते पागल कर देते थे। सविता उनकी इतनी सेवा करने लगी थी कि उन्हें बेड से भी नीचे ना उतरने देती थी। दयाशंकर जी जमा पूंजी इतनी थी कि वह सारी जिंदगी बैठकर खाएं तब भी खत्म ना हो। वह वीरू को उसकी मेहनताना देते तो वह गुस्सा हो जाता था। कहता था कि जब मैं यहाँ रहता हूँ, खाता पीता हूँ, तो यह सब किसके लिए? इसे अपने पास रखो, नहीं तो मैं कभी नहीं आऊँगा। वैसे भी आप मेरे हर ज़रूरत का ध्यान तो रखते ही हैं, तो फिर इस सबकी क्या ज़रूरत है? वीरू को उनके पास कितनी ज़मीन है इस बारे में भी पता नहीं था। वह तो बस निस्वार्थ उनकी सेवा करता था और अब सविता भी उनकी जी जान से सेवा करती थी। सविता बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। कभी कभी अनुपमा जी की वह बुजुर्ग सहेली बनकर उन्हें खूब हंसाती थी। दोनों बुजुर्ग दोनों के साथ बहुत खुश थे। बस कभी कभी अपने बेटों की तस्वीर सामने आ जाती थी, उनकी याद में आंसू बहाने लगते थे तो वीरू और सविता उनका गम दूर करने के लाख जतन करते। दोनों बुजुर्गों को अपने सीने से लगा लेते। एक दिन अनुपमा जी के भाई की पोती की शादी थी तो अनुपमा जी जाने के लिए तैयारी करने लगी और वीरू सविता को भी साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। दयाशंकर जी ने भी उन दोनों को आने को कहा तो वीरू कहने लगा कि आप दोनों जाइए, यहाँ भी तो ख्याल रखने का कोई होना चाहिए ना। वह दोनों दयाशंकर जी और अनुपमा जी को भेज देते हैं और शादी से आते हुए दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दयाशंकर जी वीरू को फ़ोन करते हैं तो वीरू फौरन अस्पताल में आ जाता है। अनुपमा जी को भी दयाशंकर जी के बराबर में ही वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उनको होश आ जाता है और 2 दिनों बाद उनका ऑपरेशन होना था।
अनुपमा जी जब दयाशंकर जी को ऐसे देखती हैं तो सब समझ जाती हैं। वह भी अपने पति को देखते हुए ख्यालों में खो जाती हैं। जब वीरू उन दोनों को ऐसे देखा तो कहता है कि पापा जी, माँ जी कहाँ खो गए? आप दोनों किस सोच में पड़ गए हैं? मैं और सविता है ना, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तभी सविता भी खाना बनाकर और बाकी ज़रूरतों का सामान लेकर वहाँ आ जाती है। दयाशंकर जी और अनुपमा जी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। सविता भी उन दोनों से कहती है कि पापा जी और माँ जी, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी और बेटा है ना आपके पास। वीरू और सविता को देखकर दया शंकर जी और अनुपमा जी में थोड़ी हिम्मत आती है। वह दोनों उनके पास अस्पताल में ही रुक जाते हैं। अब वीरू हॉस्पिटल में ही उन दोनों के साथ रहता है और सविता घर आती जाती रहती है और खाना बनाकर लाती रहती है। और उन दोनों पति पत्नी की वीरू और सविता दिन रात सेवा करते हैं। तो 2 दिनों बाद सविता जी का भी ऑपरेशन हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वीरू और सविता दोनों को घर ले आते हैं। दयाशंकर जी और अनुपमा जी को ठीक होने में अभी कई महीनों का समय लगेगा। तो वीरू दयाशंकर जी की और सविता अनुपमा जी की सेवा करने में दिन रात लगे रहते हैं। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, टॉवल बांध देते हैं। रोजाना उन दोनों के कपड़े बदलवाते हैं और उनके पास दोनों में से एक हर समय बैठा रहता है ताकि उन्हें यह न लगे कि हम अकेले हैं। वीरू और सविता रात को भी दयाशंकर जी और अनुपमा जी के साथ ही सोते हैं। उन दोनों की सेवा से दिन प्रतिदिन सही होते जा रहे थे। दयाशंकर जी और अनुपमा जी के एक्सीडेंट को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन अभी तक ना तो बेटा का फ़ोन आया था और ना ही उनमें से कोई मिलने आया था। एक दिन अचानक दोनों बेटे अपने परिवार के साथ आ जाते हैं। तब बेटे बहुए घर के अंदर घुसते हैं तो सामने ही सविता को देखते हैं तो उसे हैरान होकर घूरने लगते हैं। सविता ने भी उन्हें पहली बार देखा था तो वह भी उन्हें देखती रही और अनुमान लगा लिया कि यह सब दयाशंकर जी के बच्चे हैं। सबके सब अंदर घुसते चले जाते हैं और माता पिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। वीरू अपने हाथों से दयाशंकर जी को फल खिला रहा था। देखते ही सब के सब गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। माता पिता भी उन्हें देखकर भौचक्के रह जाते हैं। दोनों माता पिता को उन्हें देखकर जरा सी भी खुशी नहीं होती है। सब माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और उनका हाल जानते हैं। दयाशंकर जी उनका जवाब नहीं देते हैं। अनुपमा जी कहती हैं कि हम ठीक हैं, तुम सुनाओ किस लिए आना हुआ? अभिषेक कहता है कि माँ, यह कैसा सवाल है, हम आपके लिए आए हैं, आपका हाल जानने के लिए आए हैं। रजत कहता है कि माँ, अब हमसे रहा नहीं गया, हम फ्री हो गए थे तो आ गए। दयाशंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता की तुम्हारी नज़रों में कोई औकात नहीं है, अब फ्री हुए हो तो चले आए। हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम मरने की कगार पर थे, तब तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई और अब आकर यह सब ढकोसला कर रहे हो। दोनों बहुएं भी अपना पल्लू सीधा करने में लग जाती हैं। दयाशंकर जी अनुपमा जी उनकी तरफ से ध्यान हटा देते हैं। इतने में सविता दयाशंकर जी और अनुपमा जी के लिए दलिया बनाकर लाती हैं और वीरू और सविता दोनों उन्हें अपने सहारे से उठाकर दलिया खिलाने लगते हैं। तो दोनों बेटे बहू यह सब देखकर चिढ़ जाते हैं और अभिषेक जलकर कहता है कि देखिए पापा जी, हम यहाँ मालिक नौकर का प्यार देखने नहीं
आए हैं, हम भी काम से आए हैं। जब आप अपना फरमान सुना ही रहे हैं तो हम भी मुद्दे पर आ जाते हैं। आप लोग तो अब भले चंगे हो गए हैं और इन नौकर के बदौलत और अच्छे हो जाएंगे। यह इतना बड़ा घर और वह जमीन है, इसे बेचकर आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बेटे और बहुएं इंडिया माता पिता का हालचाल जानने नहीं, अपने पिता की जमीन हड़पने के लिए आए थे, क्योंकि दोनों भाई विदेश में अपना अपना काम करना चाहते थे। अभिषेक और रजत को अपनी अपनी कंपनी खड़ी करनी थी। उसके लिए उन्हें खूब पैसा चाहिए था, जिसके लालच में वह इंडिया अपने माता पिता के पास आए थे और आकर अपने हिस्से की बात करने लगते हैं। अभिषेक और रजत के मुंह से हिस्से की बात सुनते ही दयाशंकर जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और आपे से बाहर हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम लोग शर्म बेचकर खा गए हो, गैरों के बीच रह रहकर तुम भी गैर ही हो गए हो। तुम्हारा दिल भी उन लोगों की तरह पत्थर का बन चुका है। माँ और बाप मरने की कगार पर थे और तुम दोनों ने एक बार भी हमारा हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। यह भी नहीं सोचा कि हमारे बूढ़े बेबस लाचार माँ बाप किस हाल में होंगे, और अभी तुम लोग आए हो तो हमें देखने के लिए नहीं बल्कि हिस्सा लेने आए हो। लानत है ऐसी औलाद पर। अनुपमा जी भी कहती हैं कि तुम दोनों इतने गिरे हुए निकलोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारे लिए इतने दुख उठाए, और तुम दोनों ने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि वह कोई पुराना सामान हो, और अभी अगर आए हो तो बस अपने मतलब के लिए। मुझे अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे कपूतों को जन्म दिया। धिक्कार है ऐसी औलाद पर। सबके सब फटी नज़रों से माता पिता को देखने लगते हैं। अभिषेक और रजत हकलाते हुए कहते हैं कि माँ पिताजी हमारी बात तो सुनो। दयाशंकर जी कहते हैं कि जिस जायदाद के लालच में तुम लोग यहाँ आए हो वह तुम्हारी नहीं, हमारे खून पसीने की जायदाद है। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तब होगा जब तुम हमारे साथ रहते, या इतना भी नहीं तो कम से कम हमारे साथ होते। जब हम दोनों बूढ़े को तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो सब तुम्हारा ही था, लेकिन अब फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारा सब कुछ उन बच्चों का था जिन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ दिया, दिन रात एक कर दिया, हमारी सेवा में जागते रहे। अपनी औलाद तो नालायक निकली, लेकिन भगवान ने हमें वीरू और सविता के रूप में ऐसे बच्चे दिए। वीरू और सविता दयाशंकर जी को लगातार देखते रहे। वीरू का नाम सुनकर बेटे बहुए और भी मुंह बनाने लगे। दयाशंकर जी कहते हैं कि अगर 5 मिनट तुम लोग यहाँ रहे तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी, वह बेइज्जत करके तुम्हें बाहर निकालेगी। पिता की यह बात सुनकर दोनों बेटे और बहुओं को वीरू और उसकी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लोग तो सोच रहे थे यह सब उन्हीं के कारण हो रहा है, लेकिन इसमें वीरू और उसकी पत्नी की कोई गलती नहीं थी। वीरू और सविता की जगह अगर कोई और भी दयावान और अच्छा इंसान होता तब वह भी किसी बूढ़े इंसान के साथ वही करता जो उन दोनों ने किया था। दयाशंकर जी के बेटे और बहू अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद दयाशंकर जी ने वकील को बुलाकर अपनी सारी ज़मीन और जायदाद का वारिस वीरू और सविता को बना दिया, लेकिन वह दोनों उस जमीन और जायदाद को लेना नहीं चाहते थे। लेकिन बहुत आग्रह करने पर उन दोनों ने वह सब लेने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, दयाशंकर जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है?
और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।